तो बीजेपी क्या लंबे समय के लिए आ चुकी है? जब आरजी कर की घटना घटी उसके बाद से ममता बनर्जी के साथ अभिषेक बनर्जी का एक डिस्टेंस हमें देखने को मिला। मीडिया में भी बहुत खबरें आई। ममता बनर्जी ने बोली कि उनके साथ कोई संबंध नहीं रखना है, जो करना है मेरे साथ डायरेक्ट करो। अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना। पार्टी के ममता बनर्जी के बाद सबसे बड़ा नेता अभिषेक बनर्जी 1.5-2 महीना अमेरिका में जाकर बैठे रहे। लेकिन अब थोड़ा ये भी बताइए कि ममता बनर्जी के क्रियाकलापों ने कैसे ममता बनर्जी को बर्बाद किया। सेकुलर होने और अपीजमेंट करने में फर्क होता है। उसको वो उस मुद्दे ने ममता बनर्जी को कितना डुबोया। बंगाल की राजनीति में अब क्या होगा और आगे किस तरीके से बीजेपी की सरकार चलेगी, कौन मुख्यमंत्री हो सकता है बंगाल में, और सबसे बड़ी बात अभिषेक बनर्जी जिन्होंने डायरेक्ट गृह मंत्री अमित शाह से हेड ऑन लिया और जिस तरीके की बयानबाजी की, उसके बाद उनका बंगाल की राजनीति में किस तरीके से काम चलेगा। और दूसरी बात कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच ऐसी कौन सी दरार या खाई थी जो ममता बनर्जी की टीएमसी को भारी पड़ी। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और मेरे साथ है सोमित सेन गुप्ता, जो कि पहले एबीपी न्यूज़ में थे, अब अपना इनका खुद का चैनल है B1 पॉडकास्ट चलाते हैं बंगाली भाषा में, और हिंदी में भी इनका बहुत अच्छा काम है। नॉर्थ ईस्ट और बंगाल पे अच्छी कवरेज करते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त पकड़ रखते हैं राजनीति की समझ में। एक बातचीत हमने इनसे रिकॉर्ड की है जिसमें ये बताया है कि अभी बंगाल में जो हिंसा हो रही है वो क्यों हो रही है और कैसे रुकेगी। और अब ये बात पॉलिटिकल फ्यूचर बंगाल में। दादा कैसे हो आप? एकदम बढ़िया, आप बताइए। बस बढ़िया। आप बताओ क्या अब आपको जो है, मैंने एक चीज नोटिस की बंगाल में कि बंगाल में जो आता है वो लंबे समय के लिए आता है। तो बीजेपी क्या लंबे समय के लिए आ चुकी है? और दूसरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट देश को ये जानने में है कि अभिषेक बनर्जी की पॉलिटिक्स क्या है। अभिषेक बनर्जी जो डायरेक्ट अमित शाह गृह मंत्री से हेड ऑन ले रहे थे, और वहां पे हम देखते हैं कि शब्द जो है वो तार तार होते हैं। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिस तरीके का चैलेंज दिया जा रहा था ट्विटर पे, चाहे भाषणबाजी में, और जो ये जब कहते थे कि एक तो डीजे बाजे, तो ये सारा कुछ जो है थोड़ा सा ब्रीफ में जो दर्शक हैं उनको बताने की कोशिश कीजिए। टीएमसी जो बनी और अब जो ढलान पे है, क्या है पॉलिटिक्स? देखिए, बीजेपी लंबे समय का घोड़ा बनेगा या नहीं बनेगा, ये तो वो जो वादा किया है उस पर कितना अमल कर सकता है। क्योंकि ममता बनर्जी जो जो बात कह के आई थी, खासकर उस समय बंगाल में माओइस्ट टेररिज्म भयंकर था, माओइस्ट एक्सट्रीमिज्म टेररिज्म बहुत भयंकर था। ममता आते ही एक साल में किशन जी जो माओवादियों का सबसे बड़ा लीडर था उसका एनकाउंटर कर दिया। वो स्टेट फोर्स नहीं किया, तो वो एक ममता के फेवर में गई। और इसके बाद से सिंगूर जो नैनो, जो टाटा का कारखाना जिसको ममता ने आंदोलन करके यहां से भगाया, उसके लोगों को बताया था कि हम जमीन आपको लौटाएंगे, और टाटा के साथ सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ा और फिर वो जमीन लौटाया। इसके बाद से जो पब्लिक को बेनिफिट करने के लिए जो जो स्कीम की बात उन्होंने कहा था वो किया। इसीलिए 2016 में कांग्रेस बीजेपी की स्थिति ऐसी नहीं थी। 3 सीटें ही उस समय उनको मिला था 2016 में। कांग्रेस सीट इकट्ठा हो गई थी, उन्होंने गठबंधन बना लिया था और 2016 में भी ममता ने दूसरी बार उनको परास्त कर दिया और 16 में भी उन्होंने सरकार बनाया। 2021 आते आते, क्योंकि उसके बाद 2014 से नरेंद्र मोदी केंद्र में सरकार में आए, पूरे देश की पॉलिटिकल जो जियोग्राफी था वो चेंज होता होता गया, और वो जो बताते गए उसका एक असर बंगाल में भी देखा गया। आरएसएस उसके बाद से मजबूत हो रहा। जब तक सीपीएम यहाँ पर था, लेफ्ट के रेजिम था, वहां यहाँ पर आरएसएस नहीं था। मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं कि 2008-9 तक करीब 550 के आसपास, आरएसएस की शाखा हुआ करती थी। जब लेफ्ट का रेजिम था, लेफ्ट जब जा रहा था और टीएमसी उभर के आ रहा था। हालांकि टीएमसी 2008 के पंचायत इलेक्शन से ही टीएमसी अपना अपना बढ़त बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन जब 2025 आते आते, मैं लास्ट ईयर तक, ये संख्या करीब 3,500, मतलब 3,000 की संख्या में आरएसएस की शाखा पश्चिम बंगाल में बढ़ा। और खासकर मध्य बंगाल, जो मालदा, जो मुर्शिदाबाद से नीचे है, मुर्शिदाबाद, नदिया, बीरभूम, पुरुलिया, ये जो जहां पे मुस्लिम एग्रेशन, इन जगहों पर आरएसएस का संगठन बहुत बड़ा है। तो आरएसएस का संगठन बढ़ा, इसके साथ साथ बीजेपी ने भी अपनी पकड़ मजबूत की और 2021 में ऐसे करीब
90 सीट था जहां पर 5,000 के आसपास बीजेपी ने हारा, 5,000 वोट के आसपास में बीजेपी ने हारा। तो मतलब बीजेपी के लिए वो काफी मजबूत हो गया था। और वहां उस समय इशू था, करप्शन का इशू तो थोड़ा बहुत था, लेकिन उस समय इशू सबसे ज्यादा था घुसपैठी। लेकिन उस पर भी ममता बनर्जी ने अपना ये जो उनका जो वोट शेयरिंग, वोट का जो ये था, वोट शेयरिंग था 10% का ही इधर उधर था। और अगर आंकड़ों में देखा जाए करीब उन 90 लाख के आसपास जो वोट ज्यादा मिला था तृणमूल कांग्रेस को। और इस बार 91 लाख वोटर तो कट गए एसआईआर में। और इसमें क्या हुआ, इस बार जो वोटिंग हुआ वो कोई भूत या मुर्दा आदमी ने आके वोट नहीं दिया। ये तो एक असर देखने को मिला। आने वाले दिनों में ये बीजेपी जो कहकर आई है, खासकर घुसपैठिया, फिर पब्लिक जो लखी भंडार को उन्होंने 1,500 की जगह पे 3,000 करने की वादा किया है, युवाओं को उन्होंने 15,000 देने की बात किया है, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए 15,000 की बात की है। ये सब जो और भी जो सोशल स्कीम्स है, फिर आयुष्मान भारत जो ममता बनर्जी ने लागू नहीं करने दिया, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड यहाँ पर रुका हुआ था, जो घर बनाने का प्रधानमंत्री आवास योजना का जो कई 100 करोड़ रुपया जो रुका हुआ है, उसको उसको कैसे चैनलाइज करके बंगाल में उसको यूटिलाइज किया जाए, लोगों का घर बनाया जाए, गरीब लोगों का। ये इस पर अगर बीजेपी सही से अपना जो वादा करके आया है वो अगर काम करता है, तो 5 साल बाद देखा जाएगा कि स्थिति क्या रहती है। रही बात तृणमूल कांग्रेस की, तृणमूल कांग्रेस का तो इस समय कल से लेकर पिछले 2 दिनों में तृणमूल कांग्रेस के जितने भी बुजुर्ग पुराने नेता थे, क्योंकि ज्यादातर नेता अभी एक्टिव नहीं है, क्योंकि अभिषेक रिजीम में ये ऑफ हो गए, तो वो धीरे धीरे यहाँ तक कि पूरा निडर होके मीडिया के सामने भी आ रहे हैं। अभी हमने किसी नेता का बात सुना, मीडिया में वो बाइट दे रहे थे कि हम 2 घंटे बैठे अभिषेक बैनर्जी के ऑफिस में उनसे मिलने के लिए, 2 घंटे बाद जाकर उनका सेक्रेटरी मिल रहा है, और उनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया कि अभिषेक बैनर्जी नहीं मिलेंगे। अगर पार्टी के डिस्ट्रिक्ट के लीडर अभिषेक बैनर्जी जो टॉप लीडर है उनसे अगर नहीं बात कर सकते, अगर ममता बनर्जी से बात नहीं कर सकते, तो पार्टी कैसे चलेगी। हम आपको बता दें, तृणमूल कांग्रेस ने इस बार 72 जो सिटिंग एमएलए था उनको टिकट नहीं दिया। कुछ प्रोमिनेंट एमएलए था जिनका सीट उन्होंने कुछ और जगह पे कर दिया। जैसे मैं आपको एक बताऊं, डॉक्टर निर्मल मांझी जब तृणमूल कांग्रेस के पास ऑफिस भी नहीं हुआ करता था, तृणमूल ममता बनर्जी के घर से पार्टी ऑफिस चलता था, उस समय भी डॉक्टर निर्मल मांझी ममता बनर्जी के घर में बैठते थे, और जितने भी टेलीफोन थे वो एज एन ऑपरेटर रिसीव करते थे। निर्मल मांझी 2011 से एमएलए है, उनको ममता ने एमओएस भी बनाया था। निर्मल मांझी हावड़ा के आमता से जीतते थे, लेकिन ये इनको इस बार हुगली के गोघाट में भेज दिया गया, जहां से वो हार गया। गोघाट पिछली बार भी बीजेपी के पास थी, और इस 2024 के लोकसभा इलेक्शन में तृणमूल तो नहीं जीता, लेकिन गोघाट से बीजेपी को लीड मिला हुआ था। तो इतने करीबी, ममता के इतने करीबी नेता को उन्होंने वहां पर भेज दिया। मतलब इनको आउट ऑफ ट्रैक किया जा रहा था, जितने भी पुराने लोग थे। और जो तृणमूल कांग्रेस के जो पुराने नेता है वो कह रहे हैं कि आईपैक इसमें सबसे बड़ा इशू है। पार्टी के हारने के पीछे और आगे भी पार्टी की क्या रणनीति होगी, कैसे चलेगा। अगर ममता बनर्जी है, अब ममता बनर्जी 70+, अब 71-72 के बाद, और ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी कितना दौड़ सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जैसे कि अभी आईपैक ने इस बार भी जब चयन प्रक्रिया चल रही थी ये इनका कैंडिडेट्स का, उस समय ना ममता बनर्जी किसी से बात की, ना अभिषेक बनर्जी किसी से बात की, किसी नेता से बात किया तो आईपैक ने बात किया। 2024 में जब आरजीकर की घटना घटी, उसके बाद से ममता बनर्जी के साथ अभिषेक बनर्जी का एक डिस्टेंस हमें देखने को मिला। मीडिया में भी बहुत खबरें आई। जब यह आंदोलन चल रहा था, जब सबसे ज्यादा ममता बनर्जी को अपनी पार्टी की समर्थन जरूरत थी, तो पार्टी के ममता बनर्जी के बाद सबसे बड़ा नेता अभिषेक बनर्जी 1.5-2 महीना अमेरिका में जाके बैठे रहे। हमने अभी राघव चड्ढा के केस में भी देखा कि जब पार्टी को जरूरत थी उनकी, तो उस समय वो ट्रीटमेंट कराने गए। अभिषेक बनर्जी भी आंख की ट्रीटमेंट कराने गए थे वहां पे अमेरिका में। तो हाँ, उन्होंने भी आंख की ट्रीटमेंट कराने गए, और उस समय पार्टी के नेता ये नहीं समझ सक रहे थे कि अभी तो पार्टी का कंट्रोल चला गया था अभिषेक बनर्जी के पास, अभिषेक बनर्जी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में हम क्या करें, क्योंकि आरजी करके घटना के पीछे में तो राजनीति कुछ नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो डॉक्टर बीजेपी करती थी इसलिए उसको मार दिया गया, उनको बलात्कार किया गया। इसके पीछे राजनीति कुछ नहीं थे।
आम लोग सड़क पे आ गए, चाहे वो तृणमूल हो, सीपीएम हो, बीजेपी हो, सब बिना फ्लैग के लोग सड़क पर उतर आए। तो ऐसी स्थिति में पार्टी के लीडर्स को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। पार्टी के सिर्फ कुणाल घोष अकेले मीडिया को फेस करते गए और उन्होंने उनको काउंटर करता गया, जबकि पार्टी की तरफ से कोई सामने नहीं आया और ममता बनर्जी एकदम ट्रैप्ड हो गई थी। आप समझ सकती है ममता बनर्जी जैसी लीडर जिसे नरेंद्र मोदी के सामने सामने रखा जाता है कि उनको यही रोक सकती है, अश्वमेध के घोड़ा को ममता बनर्जी रोक सकती है। ऐसे ममता बनर्जी अपने दरवाजे पे खड़ी हुई है, बारिश हो रही है, डॉक्टर बता रहे हैं कि हम आपके पास नहीं जाएंगे जब तक आप हमारी बात नहीं मानोगे। ममता बनर्जी को घुटनों के बल ला दिया था ये आंदोलन। उस समय अभिषेक बनर्जी नहीं था और पूरा पार्टी भ्रमित था क्या होगा, क्योंकि पार्टी तो चला रहा है आईपैक। इसके बाद ममता बनर्जी ने सारे एमएलएस को बता दिया कि आईपैक के बात मत करो। विधानसभा में ममता ने एमएलएस के साथ मीटिंग किया और उन्होंने बोला वो पैक पैक है ना, वो जैसे हास करता है ना आवाज, तो उसको ममता बनर्जी पैक पैक की, तो मीडिया में अखबारों में भी आया ममता बनर्जी आईपैक को पैक पैक कही। ऐसे पैक तो पैक। आईपैक से पूरा हाँ 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 जी, जैसे हाँ हाँ हंस करती है, हंस कर। तो ममता बनर्जी ने बोली कि उनके साथ कोई संबंध नहीं रखना है, जो करना है मेरे साथ डायरेक्ट करो। अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना एमएलएस का ममता बनर्जी को बताने के लिए। लेकिन कुछ ही दिनों में अभिषेक बनर्जी के साथ ममता बनर्जी का पूरा फिर से सब कुछ म्यूचुअल हो गया। आईपैक प्रतीक जैन ममता बनर्जी के घर पे गई और वो बड़ा न्यूज बना कि अभिषेक के साथ ममता बनर्जी का जो डिस्टेंस था। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि शायद अभिषेक बनर्जी भी चाहता था कि ममता बनर्जी जिस तरीके से आरजीकर के केस को हैंडल कर रहा था वो सही नहीं हो रहा था, और इसीलिए शायद ममता बनर्जी के खिलाफ अभिषेक बनर्जी का स्टैंड था। और इसीलिए उस समय जिस समय पार्टी को प्रोटेक्ट करना था, पार्टी को सपोर्ट देना था, उस समय अभिषेक बनर्जी देश से बाहर चले गए, क्योंकि वो तो सामने नहीं आ पाएंगे। ऐसी स्थिति में अब ऐसी स्थिति में फिर से जब आईपैक लौटा, तो ये जो एमएलए थे, जो नेता थे, वो फिर से भ्रमित हो गए कि हम क्या करें, अभिषेक बनर्जी से बात करें, ममता बनर्जी से बात करें, या फिर आईपैक से बात करें। अब बीच में आईपैक का जो स्टेक है वो इतना स्ट्रांग था, इतना स्ट्रांग था। तो यहाँ पर तो यहाँ तक कि मनोज तिवारी जो इंडिया के लिए भी खेले हैं क्रिकेट और आईपीएल भी खेले हैं, मनोज तिवारी कल स्टेटमेंट किया कि 72 लोगों को जो टिकट नहीं दिया गया, सिटिंग एमएलएस को जो टिकट नहीं दिया, वो 72 टिकट अभिषेक बनर्जी ने 5-5 करोड़ रुपए से बेचा है और आईपैक के थ्रू वो पैसा दिया गया। उन्होंने पैसा नहीं दिया, हालांकि वो एमओएस थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स थे स्पोर्ट्स के पिछले 5 साल। मनोज तिवारी को टिकट इस बार नहीं दिया गया क्योंकि उन्होंने 5 करोड़ रुपया नहीं दिया। ऐसी ऐसी स्टेटमेंट सामने आ रहा है। अब रही बात ममता बनर्जी की, अगर स्थिति सही रही, शारीरिक स्थिति सही रही, आने वाले 2-3 साल और ममता बनर्जी ऐसे आंदोलन करेंगी। लेकिन जो ममता बनर्जी को हमने 2001 में देखा, 2006 में देखा, 2006 में तृणमूल कांग्रेस का सिर्फ 29 सीटें मिला था और ममता बनर्जी 2004 में ममता बनर्जी अकेली एमपी बनी। 1998 में जब सरकार बना अटल बिहारी वाजपेयी का, उस समय बीजेपी के साथ गठबंधन थी, ममता बनर्जी को 8 सीटें मिली थी। पहली बार पार्टी बनाने के बाद 8 सीटें मिली थी। 2004 आते आते वो समर्थन घटकर सिर्फ एक सीट में बदल रह गया, वो था ममता बनर्जी का। फिर 2006 का इलेक्शन आया, ममता बनर्जी एग्रेसिवली प्रचार किया, लेकिन उस समय भी ममता बनर्जी अकेली थी, कांग्रेस बीजेपी के साथ उनका गठबंधन उस समय नहीं था। 2006 में ममता बनर्जी को सिर्फ 29 सीटें मिली। ममता बनर्जी को जो स्टेटस था तृणमूल कांग्रेस को विरोधी पार्टी बनने का विधानसभा में, वो स्टेटस भी नहीं मिल रहा था। एक बाई इलेक्शन में सौगत रॉय ने बनगांव से जीता और फिर जाके 30 हुआ सीट, तब उनको ऑफिशियल स्टेटस मिला ऑपोजिशन पार्टी का। उस स्थिति से ममता बनर्जी का एक एमपी से लेकर 19 एमपी तक 5 साल में वो लेकर चली गई। 2009 के इलेक्शन में ममता बनर्जी को 19 एमपी मिला। उस समय हालांकि कांग्रेस के साथ उन्होंने गठबंधन किया। 2011 में उन्होंने कांग्रेस के साथ, उसी गठबंधन के साथ ही ममता बनर्जी ने सरकार बनाया। जो ममता बनर्जी का जो आंदोलन और जो गरीबों के साथ, आम लोगों के साथ रहने का जो ममता बनर्जी थी, जो नेतृत्व देती थी, वो ममता बनर्जी पिछले कुछ सालों से लोगों से डिस्टेंस हो गई। अभी आप न्यूज में देख रहे हो कि ममता बनर्जी के सामने, घर के सामने से सिक्योरिटी विड्रॉ किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर के लिए सिक्योरिटी जरूरी है, लेकिन उस रास्ते से एक एम्बुलेंस को भी आप नहीं जाने दोगे। और जहां पे वो रहती है, आपने देखा है कि वो कोई ऐसे बहुत पॉश एरिया नहीं है, गरीबों का एरिया है। वहां पे लोग साइकिल भी लेके जाता है, कोई एक ऑटो रिक्शा लेके जाता है, वो भी नहीं करने दिया जाता। लोग पैदल भी नहीं जा सकते थे वहां पे। मीडिया को ममता के घर के 300 मीटर पहले ही रोक दिया जाता था।
पिछले 15 साल में ममता के उस हरीश चैटर्जी स्ट्रीट में मीडिया तभी अंदर जा पाया जब ममता बनर्जी ने उनको बुलाया किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, हालांकि नहीं तो नहीं। ये डॉक्टर्स का जब फाइनल मीटिंग हो रही थी जिसमें म्यूचुअल हुआ, वो मीटिंग शाम को 5 बजे से शुरू हुआ, रात को 1 बजे तक। आप समझ सकते हो कि हम वहां पे शाम को 4 बजे ही पहुंच गए कि डॉक्टर्स वहां पे पहुंच रहे ममता बनर्जी के घर पे, और रात को 1 बजे ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए घर के सामने बुलाई। वो 5 बजे से लेकर रात 1 बजे तक हम खड़े रहे वहां पे, ना एक चेयर था, ना पानी था, ना चाय था। इतना परेशान हो रहे थे हम। ऐसी स्थिति आप समझिए कि हम तो एक दिन गए और वहां के जो लोकल लोग हैं वो बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति है। अभिषेक बैनर्जी के घर के सामने रास्ता ब्लॉक करके रखा गया था। अब ऐसी स्थिति में अभिषेक के पार्टी के अब जो आला कमान जिसे कहते हैं वो सब कुछ समझ लिया है कि अभिषेक ही आने वाले दिनों में अभिषेक ही नेता होंगे। अभिषेक का एक जो तृणमूल कांग्रेस के जो पुराने लीडर्स हैं उनसे हमने मेरी बात हो रही थी, वो एक शायद ये कर रहे थे कि जो पुराने लीडर्स हैं वो पार्टी को पार्टी में एक रिफॉर्म चाह रहा था कि वो पुराने तरीके से पार्टी नहीं चले तो नए तरीके से पार्टी चले, पार्टी में युवाओं को जगह मिले। ये बहुत सही सही एक डिसीजन हो सकता है कि पार्टी नए 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 तरीके से चले, टेक्नोलॉजिकली बहुत साउंड हो नेता। लेकिन इसके चलते जो हो रहा है, जो पुराने लोग जो पार्टी को चला रहे थे, जैसे मैं आपको नाम लूं, सौगत राय जो अभी बहुत अस्वस्थ है, सौगत राय के साथ डिस्टेंस हो गया, सौगत राय का कोई वैल्यू नहीं है। काकोली घोष दस्तीदार काकोली घोष दस्तीदार अभी बारासात से एमपी है। इस पूरे इलेक्शन में उनका कोई रोल नहीं था, उनको कोई असाइनमेंट नहीं दिया गया। हालांकि राजीव कुमार जो अभी राज्यसभा का सांसद बने, अभी तृणमूल कांग्रेस में ज्वाइन करे, उनको दमदम और बैरकपुर का दोनों लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्शन जो काउंटिंग का चार्ज दे दिया, उनको पॉलिटिकल चार्ज दे दिया, जबकि वो पॉलिटिकल नहीं है। काकोली घोष दस्तीदार हुई, फिर सौगत रॉय हुआ, सुखेंदु शेखर रॉय है, राज्यसभा का मेंबर है, उनको भी पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया क्योंकि उन्होंने आरजी करके उस आंदोलन में उन्होंने अपना बात रखा था सामने सोशल मीडिया में कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, उनको भी साइड करके रख दिया। निर्मल माझी की हमने बात किया, उनको भी साइड करके रख दिया। अब तो हार ही गए, अब जब हार गया तो उनका और कोई वैल्यू नहीं रह गया। सुभाषिस चक्रवर्ती थे, सुभाषिस चक्रवर्ती ममता बनर्जी के उस समय के साथी थे, जब ममता बनर्जी के पास एक साइकिल भी नहीं हुआ करता था। सुभाषिस चक्रवर्ती लॉयर थे, वो अपने स्कूटर में बैठा के ममता बनर्जी को कोलकाता के गली गली में लेके जाते थे। सुभाषिस चक्रवर्ती को ममता बनर्जी ने दक्षिण 24 परगना का प्रेसिडेंट बना के रखा था। सुभाषिस चक्रवर्ती को अभिषेक बनर्जी जब डायमंड हार्बर का सांसद बने तो सुभाषिस चक्रवर्ती उनका प्रेसिडेंट हुआ करता था। तो अभिषेक को ये बात, जो पार्टी के लोग जो बता रहे, दावा कर रहे हैं कि अभिषेक को ये बात पसंद नहीं हुआ कि मेरे ऊपर कोई नहीं रहेगा, तो उनको हटा के वो डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग से तोड़ दिया, बारुईपुर का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट बना के वहां पे उनको प्रेसिडेंट बनाया। इस बार फिर ममता ने उनको राज्यसभा में भी भेजा, एक ही बार, उनको रिपीट नहीं किया। इस बार उनको बेहाला ईस्ट से कैंडिडेट बनाया, लेकिन वो हार गए। अब सुभाषिस चक्रवर्ती का कोई रोल नहीं रहा, पार्टी में कोई रोल नहीं रहा। बॉबी हकीम, फिराद हकीम ममता बनर्जी के बहुत करीबी है, बहुत करीबी है। ममता बनर्जी का साया से भी करीबी है फिराद हकीम ने फिराद हकीम ने कोलकाता कॉर्पोरेशन की तरफ से एक पार्किंग का फी बढ़ाया गया था। अभिषेक बैनर्जी के ऑफिस से उसको विड्रॉ कराया गया। फिराद हकीम मिनिस्टर भी थे, कोलकाता के मेयर भी थे। अभिषेक बैनर्जी ने एक कैंपेन चलाया, वन मैन वन पोस्ट। फिराद हकीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि ममता बनर्जी ये नहीं चाहती है कि ऐसा पार्टी में हो, वो बाद में डिसीजन लिया जाएगा, ऐसा कोई पार्टी का डिसीजन नहीं है। फिराद हकीम को इन्होंने साइडलाइन करके रख दिया है। हालांकि फिराद हकीम ने इस बार जीता है ऐसे। और फिर उस समय कोलकाता कॉर्पोरेशन में जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही कि फिराद हकीम को फिर से मेयर नहीं बनने देना चाहते थे। मुकुल रॉय जो पार्टी से गए, तो मुकुल रॉय का विवाद अभिषेक बैनर्जी के साथ ही था। शोभन चैटर्जी जो कोलकाता का मेयर हुआ करते थे ये फिराद हकीम से पहले, शोभन चैटर्जी ने पार्टी छोड़ा अभिषेक बैनर्जी के कारण। और फिर जब ममता बनर्जी ने उनको इलेक्शन से कुछ दिन पहले लौटाया, फिर वो बीजेपी चले गए थे, लेकिन बीजेपी भी नहीं कर पाए। फिर जब लौटाया तब उनको ना टिकट दिया गया, ना उनका कोई रोल नहीं है। कोलकाता का प्रेसिडेंट हुआ करते थे, कोलकाता का तृणमूल कांग्रेस का प्रेसिडेंट हुआ करते थे, कोलकाता कॉर्पोरेशन का मेयर हुआ करते थे, और हर एक गली को वो पहचानते थे। ऐसे आदमी जो पुराने तृणमूल के नेता है उनको नहीं रखा गया। अभी पूरा कंट्रोल अभिषेक के पास है, और अभिषेक के खिलाफ सबसे बड़ा आरोप है, एक तो पार्टी के लोग, पुराने जो लोग हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि वो
पुराने लोगों को नहीं देख रहे हैं और कॉर्पोरेट हो गया है। पार्टी अब पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर चला रहा है, पार्टी पॉलिटिकल लीडर नहीं चला रहे। ममता बनर्जी के साथ उनका संबंध नहीं है। और सबसे बड़ा आरोप, कोयला कोयला स्मगलिंग, गो तस्करी, फिर बालू की तस्करी, ये तो आरोप है। और इन आरोपों में अभिषेक बैनर्जी को ईडी में, सीडी में, सीबीआई का इंक्वायरी चल रहा है, उनको बुलाया जा रहा है। ये जो 26,000 लोगों की नौकरी गई, शिक्षकों की जो नौकरी गई, इस घटना में अभिषेक बैनर्जी, जिनका उनका लिप्स एंड बाउंड्स नाम के एक कंपनी है जिसमें बॉटल वाटर बनाता है पानी के लिए, उस कंपनी में अभिषेक बैनर्जी का अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, उस अकाउंट को फ्रीज करके रखा गया ईडी के तरफ से, क्योंकि ये जो नौकरी बेचने का पैसा है ये अभिषेक के पास गया। अभिषेक का जो करीबी था, जो उनका ये सब देख रहा था, उनको भी अरेस्ट किया गया, हालांकि उनका डेथ हो गया अभी। तो ऐसी स्थिति में अभिषेक का, अगर जो करप्शन के खिलाफ जो लड़ाई करने की बात करते हैं, अगर बीजेपी सही से, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सही से इस पर अमल करती है, तो तृणमूल कांग्रेस का आने वाले दिनों में स्थिति और खराब हो सकती है। अपना खुद का पार्टी के जो पुराने लीडर्स है वो निकल गए, अभी जो आए हैं, अभी जो पार्टी कर रहे हैं वो कॉर्पोरेट है, वो आईपैक से जुड़े हुए हैं, लीडर से जुड़े नहीं हुए हैं। वो पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योरशिप में विश्वास रखते हैं, ना कि पॉलिटिकल लीडर्स पे। और करप्शन के मुद्दे पर तो अभिषेक को बीजेपी घेर सकता है। और आज भी शुभेंदु अधिकारी ने ये स्टेटमेंट किया कि अभिषेक बैनर्जी को अरेस्ट होना ही है। दादा, एक आपने बहुत अच्छे से पूरा घटनाक्रम समझाया, लेकिन जितना मैं रहा बंगाल में और जितना मैं थोड़ा बातचीत में जानता रहा, एक अधिकारी, बड़े अधिकारी थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने भी यही बात बोली कि ममता बनर्जी लीडर हैं और अभिषेक बनर्जी पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर हैं, ऐसा उनके शब्द थे। तो आपने अभी कहा तो मुझे याद आ गया। लेकिन एक बात बताइए, क्या ऐसा हुआ था आरजी कर के टाइम पे कि अभिषेक बनर्जी चाहते थे कि ममता बनर्जी को स्टेप डाउन करके वो खुद सीएम बन जाए? ऐसी चर्चा भी मैंने सुनी। देखिए, ऐसा चर्चा था, मैंने आपको बताया भी था कि जिस समय ये आंदोलन चल रहा था, उस समय अभिषेक बैनर्जी कई महीनों तक अमेरिका में रहे, आंख के ट्रीटमेंट के कारण, जो राघव चड्ढा से बहुत मिलता है। और इस बात को लेकर कुणाल घोष, जो पार्टी के प्रवक्ता थे, उन्होंने, जब कुणाल कुणाल घोष को ऐसा पूछा गया कि कुछ लोग ऐसे बता रहे हैं कि आरजी कर का, अभिषेक का नाम लेके ही बताया गया कि अभिषेक ने आरजी कर की घटना का निंदा किया है, तो कुणाल घोष ने डायरेक्ट ये प्रेस मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि जो आंदोलन के समय, जब आरजी कर आंदोलन हो रहा था, जब ममता बनर्जी ट्रैप्ड हो चुकी थी पूरी तरह, जो विदेश में बैठा हुआ था, वो इस पर चर्चा ना करे तो ही बेहतर। अब कुणाल घोष का ये स्टेटमेंट क्यों क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? कुणाल घोष तो सिर्फ पार्टी का प्रवक्ता है। कुणाल घोष उन लोगों में आता है जो ममता के बहुत करीबी है। क्या ममता लॉयल है? कुछ हद तक तो हमने देखा है ममता लॉयल है, क्योंकि जो 1993 में जो 21 जुलाई एक सेक्रेटेरिएट मार्च हो रहा था, वहां पे 14 लोगों की हत्या हो गई पुलिस की गोलियों से। उस दिन कुणाल घोष एज ए जर्नलिस्ट वहां पे काम कर रहे थे और ममता बनर्जी घायल हो गई थी। उनको उठा के कुणाल घोष लेकर गए हॉस्पिटल। ममता बनर्जी उस लॉयल्टी को बरकरार रखी और कुणाल घोष को उन्होंने राज्यसभा में भेजा। लेकिन कुणाल घोष, जब शारदा स्कैम का जब सामने आया, तो शारदा के उसी कंपनी में कुणाल घोष बतौर एडिटर वो मीडिया ग्रुप को हेड कर रहे थे। कुणाल घोष को अरेस्ट कराया, ममता बनर्जी की पुलिस ने अरेस्ट कराया। राजीव कुमार उस समय सॉल्टेक के विधाननगर के कमिश्नर हुआ करते थे। कुणाल घोष हर दिन जब भी कोर्ट में जाते थे, कोर्ट से निकलने के समय वो यही बात बोलते थे कि शारदा चीट फंड का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी ममता बनर्जी है। लेकिन जेल से छूटने के बाद वही कुणाल घोष फिर से ममता बनर्जी के पास गया और आज ममता बनर्जी के करीबी है और बेलेघाटा से उनको टिकट भी मिला, वो जीते भी। और कुणाल घोष स्टेटमेंट कर रहा है, जो विदेश में रहते थे, रह रहा था उस समय, उनके बात हम ना ही करें तो बेहतर है। आरजी कर को लेकर वो बात ना ही करे तो बेहतर है। कुछ लोगों का ये कहना है कि क्योंकि अभिषेक बैनर्जी को लगा कि आरजी कर में जो घटना घटी और ममता बनर्जी का जो स्टैंड है वो सही नहीं है, तो पार्टी पूरी तरह ममता बनर्जी से अलग हो चुकी थी। पार्टी मतलब जो नेता जो असमंजस में है कि ममता की सुने या आईपैक की सुने या अभिषेक से संपर्क किया जाए, वो पूरा असमंजस में चले गए थे। यहाँ तक के फिरहाद हकीम, जो ममता के साया से भी करीबी है, वो भी मीडिया के सामने आने के लिए हिचकिचा रहे थे, कोई स्टेटमेंट नहीं कर रहे थे, सिर्फ कुणाल घोष अकेले।
सिर्फ कुणाल घोष अकेले। तो इससे ममता को वो लॉयल्टी, उन्होंने फिर से ममता के प्रति लॉयल्टी प्रूफ किया और ममता के करीब चला गया। तो ऐसी स्थिति में चर्चा ये भी चल रही थी कि अभिषेक बैनर्जी इस समय ममता के साथ नहीं है। अगर ममता ऐसी स्थिति में स्टेप डाउन करते हैं तो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अभिषेक बैनर्जी वॉज द ओनली चॉइस, ही कुड बी द ओनली चॉइस, क्योंकि सबने पार्टी के सारे नेता ने मान लिया कि ममता के भतीजे हैं तो यही पार्टी को लीड करेंगे, क्योंकि उन्होंने मुकुल रॉय को हटा के इस पोस्ट में बैठा था। और मुकुल रॉय के बारे में मैं बता दूं क्यों इंपॉर्टेंट है मुकुल रॉय। पार्टी में हर कोई बताता है कि तृणमूल कांग्रेस में, तृणमूल के लीडर्स भी बताते हैं, ओपनली बताते हैं कि तृणमूल में एक ही पोस्ट है, दैट इज ममता बनर्जी, बाकी सब लैंप पोस्ट है। लेकिन ये दूसरा पोस्ट बना जब मुकुल रॉय को ममता बनर्जी ने पार्टी की पूरी जिम्मेदारी छोड़ दी। 2008 के बाद से जब तृणमूल स्ट्रांग होता गया, ममता बनर्जी 2009 में रेल मंत्री बन गई, उस समय से पार्टी को पूरी तरह से मुकुल रॉय देखता था। वो नेशनल जनरल सेक्रेटरी थे जिस पोस्ट में अभी अभिषेक बैनर्जी है। मुकुल रॉय ने वहां से ममता को ब्रांड एम्बेसडर दिया पार्टी का, और मुकुल रॉय पार्टी को चलाते थे और इतनी तरक्की हुई। लेकिन अभिषेक के साथ उनकी अनबन हुई और इसी के कारण वो यहां से निकले। हालांकि ये जा रहा था कि शारदा चिट फंड स्कैम में उनका नाम भी आया और वहां से सीबीआई ईडी से बचने के लिए वो बीजेपी के पास चले गए। ये बीजेपी का आरोप है। ये हो सकता है एक कारण, लेकिन इसके साथ ये भी कारण है कि अभिषेक बैनर्जी के साथ उनका मनमुटाव और दूरी बनना, और उस समय भी ममता बनर्जी मुकुल रॉय के साथ में नहीं खड़ी हुई, अभिषेक के साथ खड़ी हुई थी। तो इसमें एक आईएएस अधिकारी का भी नाम आता है जिन्होंने, बताते हैं कि ममता बनर्जी को आरजी कर में बड़ा रेस्क्यू किया। उनके सेक्रेटरी थे, चीफ सेक्रेटरी थे, मनोज पंत जी। उस समय ममता बनर्जी को तो देखिए, कई बार हमने देखा है कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो पॉलिटिशियंस को गाइड करते हैं कि आप ये कदम उठाए, कानूनी तौर पर ये कदम उठाए। उस समय मनोज पंत चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे और उन्होंने उस समय ममता, क्योंकि लगातार जो डॉक्टरों की तरफ से जो प्रेशर आ रहा था, उसको मनोज पंत हैंडल कर रहे थे और लगातार वो जो बता रहे थे तुरंत उनको रिप्लाई दिया जा रहा था। अच्छा, आप ये चाहते हो, आप ये चाहते हो, ये चाहते हो, मतलब उनको तो पहले ट्रैप करना चाहिए। अब ट्रैप में ममता बनर्जी के साथ कोई नहीं है, कोई नहीं था। फिरहाद हकीम भी उस समय मोरली ममता बनर्जी के साथ था, जरूर था, लेकिन ये स्थिति ऐसी बनी हुई थी कि ममता बनर्जी को जाके समर्थन दे, ऐसा स्थिति था ही नहीं, या फिर ममता बनर्जी के होकर वो बात करे, ऐसी स्थिति था नहीं। हालांकि चंद्रिमा भट्टाचार्य उस समय हेल्थ मिनिस्टर हुआ करती थी, वो हेल्थ के एमओएस हुआ करती थी, ममता बनर्जी खुद हेल्थ मिनिस्टर थी। लेकिन मनोज पंत ने ये जो डॉक्टरों का आंदोलन को फ्लॉप बता दिया। हालांकि ये पॉलिटिकल ये था, ममता बनर्जी के साथ ये करके हर एक मुद्दे पर पहले उन्होंने जो कुछ कहा उन पर हामी भरता गया। हाँ, आपका ये मान लेंगे, ये मान लेंगे। फिर जब डॉक्टरों ने देखा सब कुछ मान लिया, पुलिस कमिश्नर को रात 1 बजे ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि पुलिस कमिश्नर को हमने हटा दिया। वो स्वास्थ्य भवन से, सेक्रेटरीट से, जो हेल्थ सेक्रेटरीट से, वहां से लोगों को हटाया जा रहा है, ऑफिशियल्स को हटाया जा रहा है, डीएम को हटाया जा रहा है। तो ये सब मनोज पंत का बुद्धि था कि इस ट्रैप से अगर चीफ मिनिस्टर को निकलना है तो एक ही रास्ता है कि डॉक्टर्स जो आंदोलन कर रहे हैं उनको ट्रैप करो। वो ट्रैप्ड हुए। वो जैसे ही ट्रैप्ड हुए, वो पहले बैठने के लिए राजी नहीं हो रहे थे, उनको बैठाया गया। उनको बैठा के उनकी मांगे सारी माना गया, सारे डॉक्टर्स को बात माना गया। बस उसके कुछ ही दिनों में, 1-2 हफ्ते में ही मिदनापुर में फेक सलाइन के बॉटल से एक माँ का अभी माँ ही बनी थी, उनका डेथ हो गया। इस घटना को लेके मनोज पंत ने डॉक्टरों के ऊपर, जूनियर डॉक्टर्स के ऊपर पूरा प्रेशर क्रिएट कर दिया कि आपके लिए ये घटना घटी। तो जूनियर डॉक्टर जो इतना एग्रेसिव हो गया था, वो पूरी तरह से बैकफुट पे चला गया और मनोज पंत ने ममता बनर्जी को उस ट्रैप से बाहर लेके जा गया। आज आप किसी से भी कहेंगे कि डॉक्टरों का ये जो आंदोलन है, और फिर वो जो बैंक का जो ट्रांजैक्शन हो रहा था, करोड़ों रुपया लिया जा रहा था, वो ममता बनर्जी के सीएमओ से इसका डेटा लेके मीडिया में लाया जा रहा था कि ये डॉक्टर्स आंदोलन के नाम में पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। आज किसी से भी आप जाकर डॉक्टरों का आंदोलन को लेकर आप बात करेंगे तो कोई भी उसको समर्थन नहीं देगा, जबकि डॉक्टरों को उस समय आंदोलन में समर्थन मिला हुआ था महीनों तक। अच्छा, तो ये आपने बहुत अच्छे से पूरे इनसाइड बताए दादा, कि अब तक आपने बताया कि कैसे
अभिषेक बनर्जी और आईपैक ने ममता बनर्जी को बर्बाद किया। लेकिन अब थोड़ा ये भी बताइए कि ममता बनर्जी के क्रियाकलापों ने कैसे ममता बनर्जी को बर्बाद किया। अभी रिसेंटली दो इंसिडेंट मैं बताऊं, वही आरजीकर में एक 40 साल के युवा गए थे वहां पर ट्रीटमेंट के लिए। लिफ्ट में चढ़े, लिफ्ट गिर गया, लिफ्ट में बंद होके उनकी वाइफ भी वहां पर थी, उनका डेथ हो गया। ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर है, ममता बनर्जी हेल्थ मिनिस्टर है, ममता ने एक शब्द भी नहीं कहा, एक ट्वीट भी नहीं आया उनके तरफ से। कोलकाता में वाव मोमो का एक वेयर हाउस में 22 लोगों की मौत हो गई आग से जलने पर। ममता बनर्जी के घर से इस जगह का डिस्टेंस महज 10 किलोमीटर होगा। वो ममता बनर्जी जहां पर आग लगने से फायर मिनिस्टर से पहले ममता बनर्जी पहुंचती थी, चीफ मिनिस्टर पहुंचती थी, ममता बनर्जी वहां पर नहीं पहुंची। लोगों से वो डिटैच हो गई थी, लोगों से डिटैच हो गई थी। फिर फिर ममता बनर्जी ने ज्योतिप्रिय मल्लिक को, जो राशन घोटाले में जिनको जेल भी होकर आए, उनको ममता टिकट दे दिया, हार गए। मदन मित्रा जो कामारहाटी से एमएलए बना, मदन मित्रा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, उस समय वो अरेस्ट हुआ शारदा चिट फंड स्कैम में। ममता बनर्जी वो जेल में थे, उस समय उनको टिकट दे दिया, हालांकि उस समय वो हार गए थे, फिर बाद में उन्होंने 2021 में फिर से जीता, उन्होंने टिकट मिला। तो ममता बनर्जी करप्शन के साथ में रही। पार्थो चटर्जी इतना बड़ा स्कैम कर रहा है, इतना करोड़ों रुपया, 50 करोड़ रुपया उनके गर्लफ्रेंड के घर पे है, क्या पुलिस को पता नहीं था? क्या एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं था? ममता बनर्जी राजीव कुमार थे। राजीव कुमार के खिलाफ सबसे बड़ा आरोप यह है कि वो सर्विलेंस में माहिर है। जब ये ओसामा बिन लादेन के खिलाफ जब ऑपरेशन किया, यूएसए का जो ऑपरेशन था, उसमें राजीव कुमार का भी इनपुट था। इंडिया से राजीव कुमार, और उस समय जो ये पुलिस कमिश्नर बने थे, पुलिस कमिश्नर बने थे महाराष्ट्र का, उनका नाम अभी मुंबई का, राकेश मारिया, शर्मा या ऐसा कुछ था। राकेश मारिया। हाँ, राकेश मारिया। इन दोनों का इनपुट था उसमें, लादेन के। इतना बड़ा ऑफिसर है वो, सर्विलेंस में और इन सब में माहिर है। क्या ममता बनर्जी को पता नहीं था? और ममता बनर्जी को जब पता चला तब उन्होंने क्या किया? ममता बनर्जी करप्शन के साथ खड़ी हुई। पहला मैं आपको जो बता रहा था, हाँ, पहला पॉइंट। हाँ, ममता बनर्जी। दूसरा है कि जो सीनियर्स है, अभिषेक सीनियर्स को नहीं पसंद करता है, ऐसे तृणमूल के लोगों का कहना है, जो सीनियर है। शोभनदेव चैटर्जी, ममता बनर्जी 1998 में तृणमूल कांग्रेस बनाई, और उस समय रासबिहारी का बाई इलेक्शन हुआ था। उस वहां पे जो सीपीआईएम के जो एमएलए थे, होमी बासु, उनका डेथ हो गया, और वहां से शोभनदेव चैटर्जी तृणमूल कांग्रेस के टिकट में पहला एमएलए, और लगातार वो जीतता गया। लेकिन ममता बनर्जी अपने पहले कैबिनेट में शोभनदेव चैटर्जी को मिनिस्टर नहीं बनाया। शोभनदेव चैटर्जी अभी 82 ईयर्स के, अभी बालीगंज से जीते, फिर राजबिहारी से फिर वो भवानीपुर गए, बारुईपुर गए, उससे पहले बारुईपुर का भी एमएलए थे। फिर भवानीपुर में 2021 में उनको टिकट दिया गया, वो जीते। फिर ममता बनर्जी के लिए वो छोड़ दिया, फिर उनको भेज दिया खर्दा में बाई इलेक्शन में, वहां से वो जीते, फिर उनको मिनिस्टर तो 2016 के बाद बनाया गया। लेकिन अगर सीनियर्स को, अगर ममता बनर्जी भी ये सोचती है कि नहीं, इनको जगह नहीं दिया जाना चाहिए, अगर ममता बनर्जी भी अभिषेक बनर्जी की तरह सोच रखता है, तब तो पार्टी का आने वाले दिनों में मुश्किल समय है। और पार्टी जो जी, एक एक ये पॉइंट आपने बताया कि ये करप्शन। दूसरा एक बताइए, जो सेकुलर होने और अपीजमेंट करने में फर्क होता है, उसको वो उस मुद्दे ने ममता बनर्जी को कितना डुबोया? सबसे बड़ा मुद्दा यही है, करप्शन और अपीजमेंट। एक तो पार्टी को सीनियर्स को नहीं रखा, वो अलग बात है। अपीजमेंट, अपीजमेंट मैंने आपको एक डेटा जो दे रहा था, जो 3000 शाखाएं आरएसएस की बढ़ा। आरएसएस हिंदूवादी संगठन करता है, और वहीं पे बढ़ा जहां पर मुस्लिम एग्रेशन है। यहां पर ममता बनर्जी क्यों खुल के सामने आ रही है? एसआईआर तो पूरे देश में हो रहा है, यूपी में भी हुआ, वहां पर तो कोई, अच्छा तमिलनाडु में हुआ, वहां पर तो बीजेपी की सरकार नहीं थी, वहां पर तो कुछ नहीं हुआ। कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो गई ममता, क्योंकि यहां पर जो घुसपैठिया है वो यहां पर वोटर बना हुआ था।
जो ये जो अनफेंस्ड बॉर्डर है, अभी तो बांग्लादेश के साथ यूनुस के समय कुछ टेंशन हो गया था, बांग्लादेश के साथ आने वाले समय में स्थिति में सुधार होगा तो फेंसिंग होगा। अमित शाह बार-बार बता रहे हैं कि पोस्ट बनाने के लिए ज़मीन नहीं दिया जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट ज़मीन देगा। ज़मीन नहीं दिया जा रहा था क्योंकि वो अनफेंस्ड अगर हो जाए तो घुसपैठी आएँगे और घुसपैठी बांग्लादेश से हिंदू नहीं आ रहे, हिंदू जो आ रहे हैं उनको तो नागरिकता मिलेगा। उन्होंने मुसलमानों को ये जो अपीज़मेंट पॉलिटिक्स के माध्यम से उनको गलतफ़हमी में रखा। आज अब इस बार तो मुस्लिम अब जब डेटा सामने आएगा तो पता लगेगा, तो कई जगहों पर मुसलमान भी बीजेपी को वोट किए, क्योंकि ये सिर्फ हिंदू अपने आप को बचाने के लिए नहीं, मुसलमान जो यहाँ पे रह रहे हैं उनके जो रिसोर्सेस है, उनके बाहर से लोग आकर उनके रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, तो उनका रिसोर्स तो कम हो जा रहा है ना, उनका खाना पानी नौकरी कम हो जा रहा है। जितने भी माइग्रेंट्स है उससे उसमें 80% माइग्रेंट लेबर मुसलमान है। क्या उनके घर में ये चर्चा नहीं है, ये चिंता नहीं है कि हमारे घर के परिवार के बेटा बाहर रहता है? तो ये जो अपीजमेंट करके करके उन्होंने जो इनको एक अलग ही दुनिया में रख दिया, वो गलत हुआ। और वो जो एनआरसी के बयान समय जो बयान आया कि एक कम्युनिटी अगर एक हो जाए तो 1 सेकंड में ममता बनर्जी को यूज की ना, इसीलिए तो ममता बनर्जी ये स्टेटमेंट कर सकती है कि एक कम्युनिटी एक हो जाएगा तो आपको मिटा देंगे। तो ये तो उनको ममता बनर्जी ने यूज किया, ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स। ऐसा नहीं कि अपीजमेंट कर रही है तो ममता हमेशा जी, अपीजमेंट तो इस बार भी थी ममता की, लेकिन वो ममता के साथ नहीं गया क्योंकि उनका पर्दा अब खुल चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में बताऊंगा, महिला सुरक्षा। जब रत्ना देवनाथ को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया, उसके बाद से हमने देखा एज ए जर्नलिस्ट कि लोगों में, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, सेंस ऑफ वुमेन सिक्योरिटी ये सबके अंदर आया। और मैं किसी ऑटो रिक्शा ड्राइवर से बात कर रहा था कि आपके फ्लैग, ये तो तृणमूल का फ्लैग लगाए हुए हो, तो मुझे जवाब दिया कि फ्लैग तो लगाया हुआ हूं मजबूरी में क्योंकि यूनियन उनका है, मेरी भी बेटी कॉलेज जाती है और जब तक में नहीं लौटता है तो मेरा चिंता रहता है। तो ये 4 पॉइंट है जो ममता को डुबाया। थैंक यू दादा, आपने बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छा, जो बाहर बंगाल के बाहर का दर्शक है उसको भी समझ में आ जाए कि पोस्ट इलेक्शन एनालिसिस क्या है। मैं आज तो आप बिजी हैं, मैं किसी दिन समय लूंगा जब ये शपथ ग्रहण हो रहा होगा, उसके बाद एक बार फिर से आपसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बन रहा है और उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी ताकत क्या है, उसकी कमजोरी क्या है। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से बताया, बहुत ही अच्छा लगा। सौमित दा हमारे, जब मैं एबीपी में काम करता था तो ये बांग्ला में थे और मैं इधर हिंदी चैनल में काम करता था, और दोनों लोग एक तरीके से कलीग थे, एक दूसरे को नहीं जानते थे। लेकिन इस बार कलकत्ता गया, चूंकि मैं जब पर्दे के पीछे था तो ये पर्दे के सामने काम करते थे, और इनके वीडियोस देखे थे और इनका मैसेज आया तो मिलने गया। अभी इनका B1 नाम से पॉडकास्ट चैनल है, और बंगाली अगर आप भाषी हैं तो प्लीज़ उसको देखिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इनका काम बहुत अच्छा है और ये नॉर्थ ईस्ट पे भी अच्छी पकड़ रखते हैं। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, कैमरे के पीछे मेरे साथी सुधांशु है। मैं बंगाल से वापस आ चुका हूँ। बंगाल की कवरेज बहुत लंबी रही, थोड़ी थकान भरी रही, क्योंकि लगातार हम कवरेज कर रहे थे, और अभी भी जैसे बीच बीच में शरीर में दर्द है। तो हो सकता है कि मैं 1-2 दिन छुट्टी लूँ, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा चाहिए, शरीर को लग रहा है कि थोड़ा थकान है। लेकिन फिर भी मन है कि मानता नहीं कि बंगाल से वापस आए और डायरेक्ट ऑफिस आए और आपके लिए ये बातचीत रिकॉर्ड की। देखते रहिए न्यूज़ प्रिंट। शुक्रिया।